वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्राइम एग्रो क्लासेस की एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास के अंदर हम अपनी जो बायोलॉजी है उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं, तो इन जो क्वेश्चन को ध्यान से देखना और इस पूरी क्लास को बिना स्किप किए देख लेना। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, प्रथम स्थलीय आवास वाले पौधे कौन से हैं। तो जो प्रथम स्थलीय आवास वाले जो पौधे हैं वो है ब्रायोफाइटम, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा जंतु सिलेटेटा संघ का है। तो जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है समुद्री पंखा, वो सही हो जाएगा। यानी समुद्री पंखा जो है वो सिलेटेटा संघ का जो जंतु है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा जंतु एनेलिडा संघ का है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है समुद्री चूहा, ये जो है वो एनेलिडा संघ का जंतु है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, आर्थ्रोपोडा के जंतुओं का प्रमुख लक्षण है। तो यहाँ पर जो आर्थ्रोपोडा जंतुओं का प्रमुख लक्षण होता है वो संधि युक्त उपांग, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाने वाला विशिष्ट तंत्र कौन सा है। तो जो इकाइनोडर्मेटा के अंदर पाया जाने वाला विशिष्ट तंत्र है वो है जल संवहन तंत्र, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, अरस्तु की लालटेन किसमें पाई जाती है। तो अरस्तु की जो लालटेन है वो समुद्री आर्चिन में पाई जाती है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो जो मानव शरीर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है वो कोलेजन प्रोटीन है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, केचुए में गमन किसके द्वारा होता है। तो जो केचुए के अंदर गमन होता है, यानी जो गति होती है वो सुख के द्वारा होती है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है, केचुए में क्लाइटेलम किन खंडों में पाया जाता है। ये जो प्रश्न है वो जेट के अंदर 3 बार पूछा जा चुका है, तो हो सकता है मे भी इस बार भी आ जाए। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन होगा वो सी होगा। 14, 15 और 16 खंड इसके अंदर क्लाइटेलम पाया जाता है, यानी जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, अमीबा में गति किसके द्वारा होती है। तो अमीबा के अंदर जो गति है वो कूटपाद के द्वारा होती है, यानी जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो जो कोशिका सिद्धांत है वो स्लाइडेन एवं स्वान ने प्रस्तुत किया था, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और जो अगर पूछा जाए सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो जो रॉबर्ट हुक है उसने की थी, लेकिन इसने मृत कोशिका की खोज की थी। और अगर पूछा जाए सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, वो सही हो जाएगा। इन तीनों बातें ध्यान में रखने वाली हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, ओमनी सेलुला ई सेलुला कथन किसने दिया। यानी जो कोशिका होती है वो उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है, ये जो कथन है वो किसने दिया। तो ये जो दिया था वो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है। तो जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है वो वायरस, यानी जो विषाणु है वो है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का प्रकार कौन सा होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो है, राइबोसोम किसके बने होते हैं। तो राइबोसोम जो है वो आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, इन राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री वाला भी ध्यान में रखना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, 70S राइबोसोम की उप इकाई कौन सी है। तो जो 70S राइबोसोम है उनकी उप इकाई जो होती है वो 30S और 50S होती है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारे पास यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है, पौधों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो जो पौधों के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है जो ऑक्सीजन है,
यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है वो है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। तो जो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन है वो दिन में होता है, यानी जो केवल दिन है वो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है जलीय जंतुओं का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है। तो जलीय जंतुओं के अंदर जो प्रमुख श्वसन अंग है वो होता है गलफड़े, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है प्रति 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो 100 ml के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 15 ग्राम जो होती है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारे पास यहाँ जो अगला प्रश्न है वो है शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो जो शरीर का रक्त बैंक है वो प्लीहा को कहा जाता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो यहाँ पर जो सर्वग्राही रक्त समूह होता है वो AB+ होता है, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है रक्त समूह ए वाला व्यक्ति रक्त ग्रहण कर सकता है। तो जो रक्त समूह ए वाला व्यक्ति है वो होता है जो ग्रहण करने के लिए यहाँ पर ए और ओ का जो रक्त है वो ग्रहण कर सकता है, क्योंकि जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो यहाँ पर जो श्वेत रक्त कणिका है उनका जीवन काल 10 दिन से कम होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और अगर लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल पूछा जाए तो उनका 120 दिन होता है, यानी दोनों वाली बातें ध्यान में रखना। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारे पास यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है रक्त प्लाज्मा का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पर जो रक्त प्लाज्मा का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से किसका जीवन काल सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर जो बरगद का पेड़ है उसका जीवन काल सबसे अधिक होता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा जल परागित पौधा नहीं है, यानी किस पौधे में जल परागण नहीं होता है। तो यहाँ पर जो कैनाबिस ऑप्शन डी है वो हमारा सही हो जाएगा। जोस्टेरा, वेलिंसेरिया और हाइड्रेला के अंदर जो है वो जल परागण पाया जाता है। तो इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो है जायांग का वह भाग जो पराग की अनुकूलता सुनिश्चित करता है, तो उसको वर्तिकाग्र कहते हैं, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो है बिना निषेचन के फल का विकास क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो बिना निषेचन का फल का विकास है वो पार्थेनोकार्पी कहलाता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है वीर्य में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो वीर्य में पाए जाने वाला जो अम्ल है वो साइट्रिक अम्ल है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है वृषण कोश का तापमान उदर गुहा से कितना कम होता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है 3 डिग्री सेंटीग्रेड ये सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है मादा में नर के शिश्न का समजात अंग कौन सा है। तो वो है क्लाइटोरिस, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है सामान्य जनन क्षमता हेतु सामान्य आकार वाले शुक्राणुओं का प्रतिशत कितना होता है। तो ये जो है 60% होता है, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है मनुष्य में निषेचन होता है। तो जो मनुष्य के अंदर निषेचन होता है वो डिंब वाहिनी, यानी जो फैलोपियन नलिका होती है उसके अंदर होता है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है प्रजनन में परागण से पूर्व पुंकेसर हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो प्रजनन में परागण से पूर्व पुंकेसर की हटाने की जो प्रक्रिया है उसको विपुंसन कहा जाता है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है मेंडल के नियमों का अपवाद कौन सा है। तो जो मेंडल के नियमों का अपवाद है वो है सहलग्नता, अपूर्ण प्रभाविता या सहप्रभाविता, यानी कि जो चारों के चारों है वो मेंडल के नियमों के अपवाद है, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारे पास यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पर जो वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत है
वो सटन एवं बोवेरी ने दिया था, तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है निम्न में नर समयुग्मकी होता है। तो जो नर समयुग्मकी होता है वो पक्षियों के अंदर होता है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है वो डीएनए की पूरक लड़ियों के बीच कौन सा बंध होता है। तो जो डीएनए की पूरक लड़ियां है उनके बीच हाइड्रोजन बंध होता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ओकाजाकी खंड बनते हैं। तो ओकाजाकी जो खंड है वो पश्चगामी श्रृंखला पर बनते हैं, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है क्लोवर पत्ती जैसी संरचना वाला आर्य कौन सा है। तो यहाँ पर जो क्लोवर पत्ती जैसी संरचना वाला आरएनए है वो टीआरएनए है, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला आरएनए है वो आरआरएनए होता है, यानी जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो है परीक्षण संकरण किसके बीच किया जाता है, यानी जो टेस्ट क्रॉस है वो किसके बीच में किया जाता है। तो F1 पीढ़ी और अप्रभावी जनक के बीच में किया जाता है, तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल किसने दिया था। तो यहाँ पर जो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का जो मॉडल है वो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है डीएनए में परिवर्तन करने वाली जैव प्रौद्योगिकी क्या कहलाती है। तो जो डीएनए में परिवर्तन करने वाली जैव प्रौद्योगिकी है वो आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाती है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है ई गौराई में आर क्या दर्शाता है। तो इसके अंदर जो आर है वो प्रभेद को दर्शाता है। साथ ही अगर पूछा जाए यहाँ पर ई क्या दर्शाता है, तो ई जो है वो वंश को दर्शाता है, और जो सीओ है वो जाति को दर्शाता है, और जो बाद में आई जो दिया है वो क्रम होता है, यानी चारों बातें ध्यान में रखना। इसके बाद जो आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है वो है डीएनए लाइगेज एंजाइम का कार्य क्या है। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का जो कार्य है वो डीएनए खंडों को जोड़ना होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो है पौधों का सर्वश्रेष्ठ आनुवंशिक वाहक कौन सा होता है। तो जो पौधों के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ आनुवंशिक वाहक जो होता है वो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए जंतुओं का सर्वश्रेष्ठ आनुवंशिक वाहक तो वो रिट्रोवायरस होता है, वो भी ध्यान में रखना। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है वो है दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु। तो जो यहाँ पर डी ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस एडिसोफिलस। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो जो दूध में परिवर्तित करता है, यहाँ पर हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो है दूध को दही में परिवर्तित करता है, यानी जो दूध में कौन सा जीवाणु परिवर्तित करता है, दही। यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो जो दूध को दही में परिवर्तित करता है वो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है वो है जैव कीटनाशी उत्पादन से संबंधित जीवाणु कौन सा है। तो यहाँ जो बेसिलस थ्यूरिजेंसिस है, यानी जो बीटी है वो हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो गोबर गैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो गोबर गैस के अंदर मीथेन है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी जो हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक कौन सा है। तो जो सिट्रिक अम्ल का अच्छा स्रोत होता है वो एस्परजिलस नाइगर होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है पारिस्थितिकी, यानी जो इकोलॉजी के जनक है वो कौन है। तो इकोलॉजी के जनक है वो रीटर को माना जाता है, यानी जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है। तो जो भारत के अंदर पारिस्थितिकी के जनक है वो है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस से संबंधित है। तो ये जो है वो मिथाइल साइनेट से संबंधित है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है संख्या का पिरामिड किस पारितंत्र में उल्टा होता है। तो जो संख्या का पिरामिड है वो वृक्ष के अंदर उल्टा होता है, यानी जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे।
तो यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है वो है स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत किसने दिया। तो जो स्पर्धी अपवर्जन का सिद्धांत है वो CF घोष ने दिया था, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है वो है ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सदैव सीधा होता है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है केवल सीधा वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है पादप कोशिका में DNA कहाँ पाया जाता है। तो पादप कोशिका के अंदर DNA तो केंद्रक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है, यानी जो हमारा उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो है कोशिका का शक्ति ग्रह यानी जो पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। तो जो लाइसोसोम है उसको कोशिका की आत्मगति थैली कहा जाता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है। तो जो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है वो सेलुलोज होता है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जाएगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न, DNA का संश्लेषण किस अवस्था में होता है। तो जो DNA का संश्लेषण है वो एस अवस्था में होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है उसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी होती है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जो मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है RNA में उपस्थित शर्करा कौन सी है। तो जो RNA के अंदर उपस्थित शर्करा है वो राइबोस शर्करा पाई जाती है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगर DNA के अंदर पूछा जाए तो DNA के अंदर डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है, यानी जो ए ऑप्शन है वो सही जाएगा DNA के लिए। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है ATP का पूर्ण रूप है। तो ATP का जो पूर्ण रूप होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है वो ग्लूकोज होता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो C4 पादपों में प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा होता है। तो जो C4 पादप होते हैं उनके अंदर प्रथम स्थायी जो उत्पाद होता है वो ऑक्जेलिक एसिटिक अम्ल होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है केम पौधों का उदाहरण कौन सा है। तो जो केम पौधों का उदाहरण है वो अनानास है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला सहजीवी जीवाणु कौन सा है। तो जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला सहजीवी जीवाणु है वो है राइजोबियम, यानी जो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है नाइट्रीकरण की प्रक्रिया में अमोनिया का ऑक्सीकरण कौन करता है। तो जो अमोनिया का ऑक्सीकरण करता है वो नाइट्रोसोमोनास करता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है मनुष्य का सार्वभौमिक दाता रक्त समूह कौन सा है। तो जो मनुष्य का सार्वभौमिक रक्तदाता समूह होता है वो होता है O-, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है RH कारक की खोज किसने की थी। तो जो यहाँ पर RH कारक की खोज है वो लैंड स्टीनर एवं विनर ने की थी, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो है इंसुलिन का स्राव होता है। तो जो इंसुलिन का स्राव होता है वो अग्नाशय से होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मनुष्य के अंदर जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत ग्रंथि होती है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। तो जो सबसे छोटी अस्थि होती है वो स्टेप्स होती है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो जो सबसे लंबी अस्थि होती है वो फीमर होती है, यानी जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है नेफ्रॉन किसका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो जो नेफ्रॉन है वो वृक्क का होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो जो अगला प्रश्न है वो है मनुष्य में मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है। तो जो मनुष्य के अंदर मूत्र का निर्माण है वो वृक्क में होता है, यानी जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है
वो है स्तनधारियों में निषेचन का प्रकार होता है। तो जो स्तनधारी होते हैं उनके अंदर आंतरिक निषेचन पाया जाता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है मानव भ्रूण का आरोपण कहाँ पर होता है। तो जो मानव भ्रूण का आरोपण होता है वो होता है गर्भाशय के अंदर, यानी जो अगर सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और अगर निषेचन पूछा जाए तो जो मानव के अंदर निषेचन है वो डिंब वाहिनी में होता है, यानी जो फैलोपियन नलिका होती है उसमें, वो भी ध्यान में रखना। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो है डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी का विकास किसने किया। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी का विकास है वो एलेक्स जेफरीज ने किया था, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है पीसीआर तकनीकी के जनक माने जाते हैं। तो जो पीसीआर तकनीकी का जनक है वो कैरी मुलिस को माना जाता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो हमारे पास अगला प्रश्न है वो है आनुवांशिक कूट त्रिक होता है, यानी ये किसने सिद्ध किया था। तो ये जो सिद्ध किया था वो नीरेनबर्ग एवं खुराना ने सिद्ध किया था। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है वो है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था। तो जो एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत है वो डीबल एवं टेटम ने दिया था, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो जो अगला प्रश्न है वो है मानव जीनोम परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो जो मानव जीनोम परियोजना था उसका मुख्य उद्देश्य था डीएनए अनुक्रमण, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। डीएनए अनुक्रमण सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है बीटी कपास में प्रतिरोध किसके विरुद्ध होता है। तो जो बीटी कपास होती है इसके अंदर प्रतिरोध है वो कीट के विरुद्ध होता है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा था। तो यहाँ पर जो प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा है वो तंबाकू था, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होता है। तो जो खाद्य श्रृंखला है उसके अंदर लगभग 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो जो ओजोन परत है वो समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और इसी कारण इस समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न। यहाँ जो अगला प्रश्न है वो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है वो SO2 एवं NO2 है, यानी जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जैव विविधता का हॉटस्पॉट भारत में कौन सा क्षेत्र होता है। तो जो जैव विविधता का स्पॉट है वो भारत के अंदर पश्चिमी घाट को माना जाता है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है IUCN की रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो ये जो है वो विलुप्त प्राय प्रजातियों के लिए है, यानी जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है जैवमंडल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जैवमंडल शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले सुश ने किया था, यानी जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है, यानी जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो है हरित क्रांति के जनक भारत में माने जाते हैं। तो जो हरित क्रांति के जनक भारत में माने जाने वाले हैं वो है स्वामीनाथन, यानी जो MS स्वामीनाथन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और हरित क्रांति के जो जनक है वो विश्व में पूछा जाए तो विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग होते हैं, यानी जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ जो अगला प्रश्न है इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो जो श्वेत क्रांति के जनक हैं वो वर्गीज कुरियन है, यानी जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की क्लास को बस यहीं पर खत्म करते हैं। अब अगली क्लास में किसी और नए टॉपिक के बहुत सारे प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तो ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर देना। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में और नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।